Good morning students. Today we are going to discuss our fourth theorem which is shortest time problem. So आपके पास statement है इसकी find the path on which a particle in the absence of friction on which a particle in the absence of friction will slide from one point to another point in the shortest time under the action of gravity. देखिए क्या है स्टेटमेंट में, फाइंड द पाथ ऑन विच अ पार्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन विल स्लाइड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. सो जैसे कल हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम किया था. क्या था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम? कि हमने दो पॉइंट ले लिए, ए इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, बी पॉइंट ले लिए उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं. हमें वो पाथ बताना है कि हम क्या पाथ चूज करें सच दैट हमें ए से बी पे जाना है तो हमारा जो डिस्टेंस लगे सबसे शॉर्टेस्ट हो. अब ए से बी में देर आर सो मैनी वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी. आइदर वी कैन गो दिस वे और वी कैन गो लाइक zigzag वे, बट वी नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज गिवन बाय अ स्ट्रेट लाइन. तो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की थी यूजिंग आयलर्स इक्वेशन. नाउ फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम प्रॉब्लम हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द पाथ ऑन विच अ पार्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन, यू नो दैट फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी, ग्रिप करती है हमें. अब हम क्या कहते हैं, हमने कंडीशन लगा दी कि फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, जब फ्रिक्शन नहीं है तो पार्टिकल स्लाइड इजीली कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. ग्रेविटी के एक्शन की वजह से वो इजीली स्लाइड कर जाएगा. अब किसी बॉडी को, कोई बॉल है, आप उसको अपवर्ड थ्रो करते हो तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो डाउनवर्ड आता है. डाउनवर्ड कोई चीज क्यों आई है, वो ऊपर ही क्यों नहीं चलता रहता? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से वो दोबारा से एक पॉइंट के बाद जब उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जीरो हो गई है उसके बाद वो डाउनवर्ड आएगा ही आएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटी का बहुत रोल होता है. सो हमें इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस. और एक हमारा सपोज ये पाथ है जहाँ पर पार्टिकल स्लाइड करते हुए नीचे आएगा. ये आपका पॉइंट ओरिजिन है ओ वेयर द टू एक्सिस मीट हुज कोऑर्डिनेट इज 0 0 विच इज आवर रेफरेंस पॉइंट ऑल्सो, जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है ये. नेक्स्ट सपोज करो यहाँ तक पार्टिकल को आना है, हमारा ओ इनिशियल पॉइंट है एंड लेट P1 हमारा फाइनल पॉइंट है. उस कोऑर्डिनेट इज x1 y1, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है. और पाथ के कहीं मिड में हम एक P पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x y है और जिसकी हाइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस से P पॉइंट की कितनी है, लेट इट बी y से. y क्यों आया? क्योंकि ये डिस्टेंस y एक्सिस का ही तो है, हाइट y एक्सिस की तो है, तो आपके पास ये आ गया लेट इट बी y से. तभी तो इसके कोऑर्डिनेट बने, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर ये पॉइंट P है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है y है, तभी इसका कोऑर्डिनेट बन गया xy. तो हम ये मान के चलते हैं हमने यहाँ पार्टिकल इधर से शुरू किया, वो स्लाइड करते हुए P1 पॉइंट तक आया और P कहीं मिड में, पाथ के मिड में हमने पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट xy है. और पार्टिकल जब P पॉइंट पे है तो उसकी हाइट कितनी है, y है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, x है. नाउ अब आपके पास यहाँ से इस पार्टिकल को करने के लिए आपने क्या करना है, सपोज करना है, सपोज द पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी एट पॉइंट O. पार्टिकल के पास जीरो वेलोसिटी है O पॉइंट, आपके रेफरेंस पॉइंट पे, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है. सो सपोज दैट द पार्टिकल हैज जीरो वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हम फिजिक्स में करते थे जूनियर क्लासेस में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. आप यू से नोटेशन दे दो, नोटेशन कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी को यू देते थे. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0.
लेट पी एक्स वाई आपके पास वो पोजीशन है किसी भी टाइम टी पर जहाँ पर इस वक्त पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, पॉइंट पी पे अब पार्टिकल प्रेजेंट है। अब बहुत अच्छे से आपको पता है हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम क्या करते थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि जो आपके पास वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, यही होता है, यही कहता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। जब आप चेंज की बात करते हो तो आप चेंज को कैसे फाइंड आउट करते हो, बाय यूजिंग क्या करते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक में से इनिशियल को माइनस कर देते हो, इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम O टू P। यानी कि बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, फाइनल पोजीशन पार्टिकल के कहाँ पर है, P पॉइंट पर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप करोगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P, इनिशियली कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट आपके इनिशियल पॉइंट क्या है, O है, इनिशियली O से चलना शुरू हुआ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल, इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम O टू P, वर्क डन O टू P में। आपको पता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। जब आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो फाइनल वेलोसिटी यूज होगी, जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो इनिशियल वेलोसिटी का यूज होगा। और यू कैन से जब आप काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P ले रहे हो जो आपके पास फाइनल पॉइंट है, तो P पॉइंट पे वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन पार्टिकल क्या है, स्लाइड करके आया है P पॉइंट पे। जब वो स्लाइड करके आया तो एक्सेलरेट होगा, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इनिशियली 0 थी वेलोसिटी, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी तो होगी ना, लेट इट बी v से फाइनल वेलोसिटी, तो हाफ mv²। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से आपके पास जो u होगा वो 0 हो गया और ये पूरी एक्सप्रेशन को 0 बना देगा। सो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट O इज 0, तो ये पूरा आपके पास 0 बन जाएगा एंड यू विल लेफ्ट विद हाफ mv², आपके पास सिर्फ हाफ mv² बचेगा। सो हाफ mv², राइट, ये आ गया। अब आपके पास क्या है, वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम O टू P, O से P पॉइंट पे मूव करने के लिए पार्टिकल को कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल होता है। फोर्स क्या होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलेरेशन, और यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आ जाएगा स्मॉल g। डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना उसने जो है, डिस्प्लेसमेंट किस सेंस में आएगी, हाइट कवर्ड बाय द पार्टिकल, कितनी हाइट कवर हुई है हमारे पास, यहाँ पर y कवर हुई है, तो mgy। तो यहाँ पर वर्क डन आपके पास आ गया mgy। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन यहाँ पर किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh, वेयर h इज द हाइट, और हाइट इस केस में हमारी कितनी है, y है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जब कोई पार्टिकल एक हाइट पे होता है, जैसे ये हाइट है, स्लाइड करके आया है, एक हाइट पे होता है, तो उस वक्त कोई सपोज बॉडी है किसी हाइट पे है, ये एक बिल्डिंग है, इस हाइट पे बॉल रखी हुई है, इस वक्त ये बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पे होने की वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इस एक्सप्रेशन से हाफ mu² यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 है, बॉडी रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0। बट स्टिल अगर मैं कहूँ कि इसके पास एनर्जी है, तो वो कौन सी एनर्जी है इसके पास, विच इज पोटेंशियल एनर्जी, विच इज ड्यू टू द हाइट ऑफ द बॉडी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है जो कि बॉडी की हाइट की वजह से किसी पार्टिकल में होती है। तो इसकी हाइट की वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी हुई, mgh एनर्जी है इसके पास इस वक्त, h इज हाइट, जितनी हाइट पे है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा हाइट पे आएगा उतनी ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब बॉडी को यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड्स आएगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, जब वो डाउनवर्ड्स आ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, हाफ mv²। और जब वो मिडल में है पाथ में, तो इसके पास दोनों एनर्जी है, हाइट भी है, मोशन भी है, तो उसके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों है। और जब वो जस्ट फॉल होने से 1 सेकंड पहले, मतलब उसकी नियरली हाइट 0 ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उस वक्त उसके पास जस्ट ड्रॉप होने से 1 सेकंड पहले फुल एनर्जी में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ। ये एक्सप्रेशन हम
उसमें 9th में भी आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, यानी कि आप पॉइंट ए हाइट पे कहो, ये जो पॉइंट बी है मिडल में कहो, या ग्राउंड से टच होने से 1 सेकंड पहले पॉइंट सी पे कहो, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है mgh। टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द पाथ इज रिमेन कंजर्व, ठीक है, कंजर्व्ड रहती है। तो वहाँ से भी आप ये कह सकते हो, लर्न रख सकते हो। सो आप नहीं तो डायरेक्ट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू वर्क डन। सो यू फाइनली get the expression half mv square is equal to mgy। so cancels mm cancels, यहाँ से mm cancel हो गया, आपके पास क्या बचा, हाफ m तो cancel हो गया ना दोनों साइड से, और you can say dividing both side with m, half v square is equal to gy, ये बचा आपके पास। तो उधर ले जाते हैं, you will get v square is equal to 2gy and v is equal to 2gy taking square root on both sides under the root. You know what v is? v is change in displacement by time taken। v क्या है, velocity क्या है, velocity यही तो है कि कितना डिस्प्ले, स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड और velocity में यही तो डिफरेंस होता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इसमें डिस्टेंस लेते हैं बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है टोटल टाइम टेकन। एंड व्हाट इज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, कि उस डिस्प्लेसमेंट को चेंज, तो इसलिए हमने लगा दिया चेंज के लिए हमने ऑपरेटर यूज किया ds बाय dt। तो v कैन बी रिटन एज ds बाय dt। सो यू विल गेट ds बाय dt इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है 2gy अंडर द रूट। सो दिस इज our expression। now अब आपको you need to find here what, capital T। so you need to integrate here। so for the integration what we do, separation of variable separate कीजिए, आपके पास 2gy, ठीक है, 2 is constant, g is acceleration due to gravity is again a constant, y जो है आपके पास एक वेरिएबल है और यहाँ पर t एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए, ये वाली एक्सप्रेशन आप नीचे लेके आ सकते हैं, 2gy अंडर द रूट ds के डेनोमिनेटर में आ जाएगा, dt ऊपर आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इनडेफिनेट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, अब यहाँ डेफिनेट करेंगे क्योंकि हम यहाँ लिमिट का यूज करेंगे। इनिशियली टाइम 0 था, अब हम टाइम लेट कैपिटल T मान लेते हैं कि जब पार्टिकल P पॉइंट पे, तो T टाइम, ये टोटल टाइम टेकन, यू कैन से टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम A टू P पॉइंट इज कैपिटल T। इनिशियली आप विद रिस्पेक्ट टू S कर रहे हैं, S इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इनिशियली पार्टिकल जब आपके पास रेफरेंस पॉइंट O पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी, उसकी कोई पोजीशन उसने कवर भी नहीं की थी, राइट, उसने कोई पोजीशन कवर नहीं की थी। अब आपके पास यहाँ से, और यू कैन से आपको इजी हो जाएगा यूनिट्स इसके लिखना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ds इज व्हाट, ds इज व्हाट, हम स्टार्टिंग से ds कल भी डिस्कस किया, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि व्हाट इज ds हियर, पाथ लेंथ, जो आपके पास ये पाथ है इसकी लेंथ जो कि किसके इक्वल होते हैं, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ dx, इसके तो इक्वल होती है। तो यानी कि हमारी इंटीग्रेशन हो किसके विद रिस्पेक्ट में रही है, एक तरीके से x के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है। तो मैंने बताया था जिसकी विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होती है लिमिट भी उसी की आएगी, तो जो x की लिमिट आएगी, ठीक है, इनिशियली आपके पास यहाँ से देखिए ये टोटल कैपिटल T क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम P टू O टू P1, ठीक है। तो ये स्मॉल t तो हमने वो लिया था ना कि O से P तक कितना टाइम लगा, स्मॉल t, एंड कैपिटल T इज टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल कैपिटल T। और इस वक्त यहाँ पर P1 पे आ गया तो x कोऑर्डिनेट क्या है, कितना है x1, इसके कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू कितनी थी 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमें x की लिमिट लगाएंगे, तो ये आ गया 0 टू x1 आ गए। हाँ, तो क्लियर है। उसके बाद हमने ds की वैल्यू अगले स्टेप में ही पुट कर देते हैं, ds की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ dx, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर द रूट d ऑफ x बाय 2gy अंडर द रूट इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 टू x1। और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये t आएगा स्मॉल t, और इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कैसे ओपन होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 इज t, तो यहाँ आ गया t।
ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब 1/2g जो है आपके पास कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, 1/2g रूट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब आपके पास यहाँ से क्या इंटीग्रेंड बचा, 1 + y' अंडर द रूट बाय रूट y बिटवीन द लिमिट 0 to x1 dx। और ये आपके पास कैपिटल T इधर ही लिख लो, ऐसे चल रहा था। आपके पास ये एक्सप्रेशन अभी बचा है। ठीक है, नाउ हियर द इंटीग्रेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मैंने आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए आइलर्स जो है इक्वेशन बताई थी कि किस में रिड्यूस हो जाती है, कल करा था। आप कल की वीडियो देखना, उसके लिए चेक करना कि क्या बताया था। आपके पास क्या है कि क्योंकि आपका इंटीग्रेंट इंडिपेंडेंट है x के, देन आवर आइलर्स इक्वेशन इज रिड्यूसेस इनटू द फॉर्म कैपिटल F यूज कर लो, स्मॉल f माइनस y' करली f बाय करली y' इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c के कुछ भी ले सकते हो। ये आपके पास रिड्यूस हो गई है इसमें। अब यहाँ पर कैपिटल F कितना है, हेयर f इज फंक्शनल कितना है, यानी कि आपका पूरा इंटीग्रेंट कितना है, 1 + y' बाय रूट y। ये आपका इंटीग्रेंट यही तो है। तो ये आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं कैपिटल F की 1 + y' रूट बाय रूट ऑफ y। दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल F माइनस y'। अब f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y' क्या आएगा, y पार्शियल डेरिवेटिव करें ट्रीटिंग अनदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, सो हियर रूट y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, सो 1/√y एज इट इज आएगा। f का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है, बहुत बार हो चुका है, 1/रूट, ये रूट में ये टर्म एज इट इज चलेगी, 1 + y' 2y', इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव। ये बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, एक बार बहुत अच्छे से बता दिए। यहाँ से देखिए इज इक्वल टू c आपके पास चल रहा है राइट हैंड साइड में, 1 + y', कल भी इस तरीके से एक्सप्रेशन हमने किया था। ठीक है, -2 y' आ गया है आपके पास बाय रूट y 1 + y' इज इक्वल टू c। क्लास आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया है, ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम आपके पास यही वाली टर्म आ जाएगी, 2 यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेने के लिए देखना है जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं रूट y की टर्म नहीं है, ये टर्म है यहाँ पर मतलब है और ये टर्म नहीं है, तो इससे जब आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम टर्म है, रूट कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट 1 + y' माइनस y', ये कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, तो जब ये यहाँ से कैंसिल हो गई तो न्यूमरेटर में सिर्फ आपके पास 1 बचा और डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन बचा रूट y 1 + y' इज इक्वल टू c। आपको पता ही है कि इसको आपने अलग अलग करना है, उससे पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यू विल गेट रूट y है, रूट हट जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा, y 1 + y' और c² आ गया विच इज़ अगेन अ कांस्टेंट, c' ले लो, c1 ले लो, एक अनदर कांस्टेंट ही तो है। कांस्टेंट का स्क्वायर करने पर क्या थोड़ा है कि यह वेरिएबल हो जाएगा, रहेगा तो कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट सिंप्लीफिकेशन के लिए आप c1 ले लो। ठीक है, स्क्वायर में दिक्कत रहेगी इसलिए हमने ऐसा किया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए टर्म्स को, इधर चली गई ये आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आया यहाँ से 1/c1 डेनोमिनेटर में, अगर ये वाली टर्म पूरी उधर चली गई, y/1 + ये टर्म ऐसे आ गई। अब आपके पास यहाँ से क्या आएगा, y'², इसको ना आप क्या कीजिए ब्रैकेट ओपन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज से काम नहीं चलेगा, तो यू विल गेट y + रादर यहाँ पर एक काम कीजिए, हमें y और y' को अलग करना है ना, तो 1/c1 एक अनदर कांस्टेंट है, ये भी तो एक कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल करेंगे कांस्टेंट आएगा, c' ले लो या c2 ले लो, हमने c2 ले लिया सपोज करो। ठीक है, अब y क्या है, डेनोमिनेटर में आ गया 1 + y'² एज इट इज। अब ये इजी बन गया था, अदरवाइज इसमें ना रेसिप्रोकल कांस्टेंट में दिक्कत आती है। अब आपके पास 1 जो है हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, y'² को अकेला रखना है, और 1 जब दूसरी साइड चला गया तो माइनस का हो गया, यू विल गेट c2/y -1। अब इसमें एलसीएम ले लो, y'² c2 - y/1,
इतना आ गया है। वाई डैश, वाई की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू विल गेट वाई डैश इज इक्वल टू C2 माइनस वाई बाय वाई होल रूट। ये आ गया है। ओके, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। व्हाट इज वाई डैश? वाई डैश क्या है आपका? वाई डैश इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स ही तो है वाई डैश, ठीक है। तो यानी कि y डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सेपरेटिंग द वेरिएबल, y की टर्म एक तरफ, x की टर्म एक तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। लिमिट्स है तो आप लिमिट्स यूज करेंगे, अदरवाइज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे अगर इनडेफिनिट है, इफ देयर आर नो लिमिट्स। सो आफ्टर इंटीग्रेट, पहले तो आपके पास क्या बचा, यू विल लेफ्ट विद dy बाई डी एक्स। दोबारा लिख लेते हैं, C2 को C से ही लिख लेते हैं। C2 जो है ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। कांस्टेंट को जैसे मर्जी डिनोट कर सकते हैं, के ले लो, कुछ भी आप कांस्टेंट को नोटेशन दे सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, सो दैट आपकी कैलकुलेशन ईजी से ईजी हो। अब आपके पास यहाँ से क्या आ गया है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ये वाली टर्म जो है इधर आ जाएगी। इसका रूट अलग अलग हो सकता है, इसको रूट को अलग अलग करके लिख सकते हैं, C माइनस वाई रूट वाई, ठीक है। रूट वाई उधर चला गया, आपके पास यहाँ से ये आ गया रूट वाई, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास dx उधर चला गया, ये आपके पास टर्म आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, रूट वाई डेनोमिनेटर में था, उधर चला गया, C माइनस वाई रूट ये डेनोमिनेटर में आ गया है, ठीक है। ये आपके पास टर्म आ गई है। उसके बाद आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स का यूज़ करेंगे। x की लिमिट यहाँ पर क्या होगी, 0x, ठीक है। x की लिमिट होगी, इसकी लिमिट क्या होगी, 0 to y। यही तो है, हम यही अभी शॉर्टेस्ट टाइम प्रॉब्लम ही कर रहे हैं। क्लास थोड़ी लेंथी है। ये अभी आपके पास y की लिमिट क्या है, इधर 0 है और इधर हम, ठीक है, कहाँ तक पहुँचे हैं, y आपके पास इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ पर p पॉइंट पर y की लिमिट्स, यहाँ पर जब हमें p पॉइंट पे लेना है तो हम y यूज़ करेंगे, जब हमें p1 पॉइंट पे लेना था तो y1। वहाँ पर x1 क्यों यूज़ किया था, इसका भी मैं कारण बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल टाइम टेकन यूज़ करा था। यहाँ पर हमने टोटल टाइम, तो टोटल टाइम टेकन तो आपके पास फिर 0 to p1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप पोजीशन p तक काउंट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर हमने y लिमिट ली है। तो नाउ आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। राइट हैंड साइड तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। 1 की जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन x होगी, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आपके पास x ही आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड आपके पास x आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर डेनोमिनेटर में y नहीं होता तो बहुत ईजी होती। अब आपके पास y है तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। और ये मैंने कहा था इसके लिए आपकी इंटीग्रेशन टिप्स पे होनी चाहिए। आपको कहाँ कब क्या अप्लाई करना पड़ जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस चाहिए। पुट y इज इक्वल टू c साइन स्क्वायर थीटा, इन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, y का dy हो गया, c कॉन्स्टेंट एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा का चेन रूल लगेगा, स्क्वायर पहले तो 2 आगे आ जाएगा, फिर साइन थीटा। साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कोस ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आपके पास आ गया है डेरिवेटिव। तो dy की जगह आप ये पूरा यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, जहाँ ये dy है। और y की जगह आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर रूट है, ठीक है। और c माइनस वाई, जहाँ y है ये लिखेंगे, जहाँ dy है आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपके पास x चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली लिमिट भी चेंज होगी, तो जहाँ पर आपके पास लिमिट है y, वहाँ पर थीटा आ जाएगी लिमिट आपके पास। अब r थीटा में चलते हैं आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 0 to थीटा, y है यहाँ पे पुट करेंगे तो c रूट में गया, साइन स्क्वायर का रूट हट गया तो साइन थीटा बच गया। dy में क्या बचेगा, c2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय c माइनस वाई, c माइनस c साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आ गया। अब उसके बाद देखिए 2 c रूट है ये यहाँ पर, ठीक है। ये कितना बन गया देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा एज इट इज डी ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ से डेनोमिनेटर से c कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, होल रूट चल रहा था, इज इक्वल टू x बचा। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to थीटा।
अब इसको ध्यान से समझिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा रूट है तो कोस थीटा रह जाएगा, तो यहाँ पर रूट है कोस थीटा रिड्यूस हो जाएगा और ये रूट सी रह जाएगा। तो डेनोमिनेटर में आपके पास क्लास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 to थीटा 2 सी रूट सी साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा बाय सी रूट सी। अभी बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा रूट है तो कोस ऑफ थीटा आ जाएगा कोस थीटा। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या टर्म चल रही है, एक्स की टर्म चल रही है राइट हैंड साइड में। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो यू विल लेफ्ट विद इंटीग्रल 0 to थीटा 2 सी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपके पास ये एक्सप्रेशन बच गया है, ठीक है। अब आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप इसे ओपन कर सकते हैं, आइडेंटिटी होती है इसकी की, तो ये तो होती है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ कोस 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। ये इंटीग्रेशन में स्क्वायर सॉल्व करना इजी नहीं है, इसलिए हम इसको स्क्वायर फ्री कर रहे हैं इसका यूज़ करके। तो आप अगले स्टेप में इसको यूज़ कर सकते हैं 0 to थीटा 2 सी साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 डी ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से 2 से 2 हो गया कैंसल, ठीक है, 2 से 2 हो गया कैंसल। आपके पास क्या बचा, सी को ले लो बाहर, तो यू विल गेट एक्स को मैं इधर ले लेती हूँ, सी बाहर 0 to थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा, ये बन गया। अब आप इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 की विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, थीटा आ जाएगी, कोस 2 थीटा की आ जाएगी। आपके पास क्लास इंटीग्रेशन होती है कोस की साइन प्लस के साइन और डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है। और डिफरेंशिएशन में जब आप चेन रूल लगाते हैं तो 2 थीटा, जब थीटा का जो कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई में जाता है, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। तो यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करके आपके पास आएगा, इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग इंटीग्रेशन यू विल गेट, यहाँ पर एक्स चल रहा था, सी बाहर था, 1 की थीटा हो गई, कोस 2 थीटा की आपके पास क्या हो गई साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2 आ गया डिवाइड में, और पूरी लिमिट 0 to थीटा पूरे पे आएगी। तो लिमिट कैसे पुट करनी है, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट थीटा ही है, लोअर लिमिट 0, इसमें 0 पुट करेंगे 0, साइन 0 इज 0, लोअर लिमिट 0, और यही बचेगी टर्म आपके पास आफ्टर पुटिंग। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में क्या आ जाएगा 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये 2 यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ गया आपके पास अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके आए, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, साइन 0 0 होता है आपके पास। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक्स का एक्सप्रेशन आ गया। नाउ इसको ये सी भी कॉन्स्टेंट 2 भी कॉन्स्टेंट, इसको एक अनदर कॉन्स्टेंट बी नाम दे सकते हो फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू बी 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब आपको पता है कि y आपने क्या लेट किया था, अभी सब्स्टिट्यूशन में c साइन स्क्वायर थीटा लेट किया था, ठीक है। आपको पता है अभी साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। अभी लिखा भी था हमने इसको ये लिख दिया है, ठीक है। और आपको ये c/2, यहाँ पर c/2 को लिख दो, b मानना था तो यहाँ पर c/2 को b मान लेते हैं, तो y भी आ गया इस टर्म्स ऑफ कोसाइन थीटा की टर्म्स में आ गया है। आपके पास x ये था, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, y ये था, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, तो x और ये आपके पास आ गए हैं, ठीक है। आप सिंपली और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 थीटा इज अ एंगल, इसको अनदर एंगल फाई मान सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो इक्वेशन 1 and 2 कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन 1 and 2 कैसे लिखी जाएगी, x इज इक्वल टू, ठीक है, 2 थीटा की जगह b लिख दो, b फाई माइनस साइन फाई, ये आ गया, ठीक है। और y इज इक्वल टू b 1 माइनस कोस फाई, ये आपके पास और सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये जो है आपके पास क्या है, किस तरीके की इक्वेशन है, ये साइक्लॉइड की इक्वेशन होती है आपके पास, विच इज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन। दिस इज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। साइक्लॉइड की एक पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई है, आपने यही फाइंड आउट करना था। आपकी स्टेटमेंट क्या थी, हम शॉर्टेस्ट टाइम प्रॉब्लम कर रहे थे, ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, इसके नेम प्रॉब्लम से भी आ सकते हैं। जो नेमिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें वो पाथ निकालना था जिस पाथ में
एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन के एब्सेंस में उसको सबसे कम टाइम लगे स्लाइड करने में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो पाथ कौन सा है जिस पाथ पे चले और उसको कम से कम टाइम लगे? तो वो पाथ है आपके पास साइक्लॉयड पाथ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो x और y आए हैं वो साइक्लॉयड फॉर्म में आए हैं, साइक्लॉयड की इक्वेशन फॉर्म में आपके पास आए हैं यहाँ से। तो ये आपका एक्सप्रेशन फाइनल हो गया है। थैंक यू क्लास।